अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें ताकि वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके जी, ग्रेट। तो आए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने ऑप्शंस का टॉपिक का लेक्चर लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ऑप्शंस का। तीन ऑप्शंस थे, तीनों का टोटल प्रॉफिट एंड एडिशनल प्रॉफिट हमने निकाला था। खैर, अब आज हम ऑप्शंस का एक पास पेपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत ब्रेक इवन है और थोड़ा बहुत ऑप्शंस है। ठीक है, ब्रेक इवन और ऑप्शंस का मिक्स होकर क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हम ऑप्शंस के 3 से 4 पास पेपर क्वेश्चन साथ सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज एफओएच शीट। अभी हम कॉस्टिंग ऑप्शंस का एक पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक इवन के भी पार्ट्स हैं। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। वही लिखा हुआ है। ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, पहले आपको ये बता देते हैं। मई जून 2022, 2022 2022 का ये पेपर है। 2022 मई जून सेशन का पेपर है। पेपर टू वेरिएंट थ्री, पेपर टू है, वेरिएंट थ्री है मई जून सेशन का 2022 का। उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, आ जाए, लेट्स स्टार्ट। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एट टू फैक्ट्रीज। जी लिमिटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, दो फैक्ट्रीज हैं उसकी, दो अलग अलग फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। द कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है। स्टेट फोर अजम्पशन यूज इन ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो, ब्रेक इवन के टॉपिक में मैंने आपको अजम्पशंस मैंने लिखवाई थी। अजम्पशंस कुछ चीजें हम अज्यूम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको चार अजम्पशंस लिखवाई थी, चारों की चार अजम्पशंस आपने यहाँ लिखनी पड़ेगी। वो क्या अजम्पशंस थी अगर आपको याद हो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट will remain constant. सेकंड assumption, सेकंड assumption ब्रेक इवन के टॉपिक में क्या लिखवाई थी भाई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will remain constant, और टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट will remain constant। एंड लास्ट assumption क्या बताई थी मैंने आपको जब ब्रेक इवन पढ़ा था। ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड will be sold। ठीक है भाई, यही मैंने आपको अजम्पशंस लिखवाई थी। ब्रेक इवन के टॉपिक में हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी, हालांकि इन द रियल वो चेंज हो सकती है। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा सेम रहेगी, हालांकि इन द रियल लाइफ इट कैन चेंज। टोटल फिक्स कॉस्ट भी मैंने आपको क्या बोला था, हम ब्रेक इवन अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो हमेशा सेम रहेगी, हालांकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टेप फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, वो भी हो सकती है इन द रियल लाइफ। और ब्रेक इवन के टॉपिक में अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई जितने यूनिट्स बनाए सारे के सारे बिक जाएंगे, वेर एज इन द रियल कुछ यूनिट्स बच भी सकते हैं। खैर, तो ये अजम्पशंस लिखी, 4 मार्क्स मिल गए फ्री के। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फॉर्मूला, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है। आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था ब्रेक इवन के टॉपिक में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड रेवेन्यू का। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला था। टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ठीक है, एंड ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था, सेल्स वैल्यू में जब निकालना होता है। तो मैंने आपको बोला था टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां बोला हुआ है एट द वन फैक्ट्री अ सिंगल प्रोडक्ट इज मेड।
जो फर्स्ट फैक्ट्री है, वन फर्स्ट फैक्ट्री, उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। द फॉलोइंग बजटेड डिटेल्स आर अवेलेबल। आपको उस प्रोडक्ट की ये डिटेल्स दी हुई हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की जो डिटेल दी हुई है, पर यूनिट मटेरियल की, एक यूनिट बनाने में 3 kg लगते हैं, और एट $5 पर kg, एट $5 पर kg मतलब 1 kg 5 का है। तो भाई मटेरियल का पर यूनिट खर्चा कितना होगा, एक यूनिट बनाने में 3 kgs एंड पर यूनिट kgs 5, तो 3 × 5 $15 पर यूनिट जो है आपका मटेरियल का खर्चा होगा, ठीक है। और लेबर के बारे में पर यूनिट क्या क्या हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं एंड 9.5 पर आवर, और पर आवर हम लेबर को कितने देते हैं, 9.5। तो एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स एंड पर आवर इज 9.5, तो 2 × 9.5 इज 19। तो लेबर का पर यूनिट खर्चा हो गया $19 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज 66,000, पर मंथ फिक्स कॉस्ट हमारी है 66,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 48, पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 48, ठीक है, एक यूनिट हम 48 का सेल करते हैं। एंड सेल्स के यूनिट्स आर 8,000 यूनिट्स पर मंथ। ओके, बोला भाई कैलकुलेट द मंथली मार्जिन ऑफ 15 यूनिट्स, मार्जिन ऑफ 15 यूनिट्स निकाल दें। आपको पता है मार्जिन ऑफ 15 यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल सेल्स इन यूनिट्स, टोटल सेल्स इन यूनिट्स आर 8,000 यूनिट्स। अब माइनस करना है ब्रेक इवन इन यूनिट्स, तो आपने साइड में रफ वर्क करके ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना पड़ेगा। आप लोगों को ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला पता तो है, टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज 66,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी होगी भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 48 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है दो है, पर यूनिट 15 एंड 19, तो -15 -19। तो भाई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आ जाए जरा देखते हैं। तो 48 -15 -19, 14 आ रही है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ओ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 14। तो आपके पास जो है आ जाएगी, ब्रेक इवन यूनिट्स पॉइंट्स में आ रहे हैं, आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे, 4714.2। अब देखो ये आ रहा है आपके ना, तो अब बच्चे बोलते हैं सर इसको अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स को राउंड ऑफ करें तो वो बनेगा 4714 यूनिट्स ना। नो, बच्चे बोलते हैं सर पॉइंट के आगे तो 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 4714 यूनिट्स हो जाएगा। देखो ब्रेक इवन इन यूनिट्स में हमेशा आप राउंड अप करते हो, फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के आगे 5 से बड़ा हो या छोटा हो, बिकॉज मेरी बात सुनो ना, ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने आ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करो। ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने आ रहे हैं, 4714.2 यूनिट्स। अगर आप ये 0.2 यूनिट हटा दोगे तो आपका ब्रेक इवन अचीव नहीं होगा ना, तो आपने वो जो 0.2 यूनिट्स तो बना नहीं सकते, तो आपको वो वाला यूनिट भी पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स में हमेशा आप राउंड अप करोगे, ठीक है। तो आप कितना आंसर दोगे, 4715 यूनिट्स, ठीक है, ये आपके ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे। तो टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स दैट विल बी 4715 यूनिट्स। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा, कितना होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, आ जाए जरा चेक करते हैं, वेट कीजिएगा प्लीज। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं, 8,000 यूनिट्स माइनस 4715, सो द आंसर विल बी 3285 यूनिट्स, ठीक है भाई। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स पर मंथ पर मंथ निकल आया, ठीक है। तो यार प्लीज मुझे बताएं, एनीवन एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, क्या आपको ये पार्ट सबको क्लियर है 100%, यस और नो, जल्दी बताएं प्लीज, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन कर सकें। जल्दी से बता दें प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? ओके ग्रेट। कुशमाला आपका रिप्लाई नहीं, अच्छा आपका आ गया रिप्लाई, ठीक है ग्रेट। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, अब ये क्या कह रहा है, आ जाएं जरा देखते हैं। The directors are concerned that there could be a fall in the demand for this product. डायरेक्टर कंसर्न्ड है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड में फॉल आ सकता है। दे प्लान टू मेक सम चेंजेस टू रिड्यूस द प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन पॉइंट एंड इनकरेज सेल्स। वो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ चेंजेस करते हैं, वो ये चेंजेस हैं, हम ये चेंजेस करेंगे तो प्रोडक्ट का सेल्स इनकरेज होंगी, सेल्स बढ़ेंगी और ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके क्या चेंजेस है, आ जाए लेट्स सी। यूज अ डिफरेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल, द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस मटेरियल इज 10% लेस पर किलोग्राम देन द एग्जिस्टिंग मटेरियल, ठीक है। कह रहा है भाई दूसरे ग्रेड का मतलब दूसरी क्वालिटी का मटेरियल यूज करो, और अब जो आप मटेरियल यूज करोगे उसकी प्राइस पर केजी पर किलोग्राम 1 kg की प्राइस 10% कम होगी, ठीक है। तो भाई अभी फिलहाल पर केजी प्राइस कितनी थी हमारे मटेरियल की, पर केजी प्राइस वॉज 5, तो अब आपकी जो है अभी आपकी पर केजी प्राइस $5 थी,
तो अब आपको 10% कम, तो अब या तो आप 5 का 10% निकाल कर इससे माइनस कर दें, या डायरेक्टली 5 का 90% निकाल लें, 10% से कम हुआ अमाउंट निकाल लें। तो 5 का 90% कितना होता है भाई? $4.5। तो अब आपको पर केजी मटेरियल $4.5 का मिला करेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईच यूनिट विल रिक्वायर 5% मोर किलोग्राम्स ऑफ दिस मटेरियल। अब आप जब मटेरियल की क्वालिटी चेंज करेंगे, तो अब जितने केजीज चाहिए थे, जितने किलोग्राम चाहिए थे एक यूनिट बनाने के लिए, अब आपको 5% ज्यादा केजीज चाहिए होंगे। तो भाई अभी फिलहाल एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने किलोग्राम्स चाहिए होते थे? 3 केजीज। अब आपको 5% ज्यादा चाहिए होंगे। तो भाई आपको पहले 3 केजी चाहिए होता था, अब आप इसका या तो 5% निकाल कर इसमें ऐड कर दें, या इसका 105% निकाल दें। तो भाई 3 का 105%, 3 × 105%, ये अब आपको 3.15 केजी चाहिए होंगे पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में अब आपको 3.15 केजी चाहिए होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सप्लायर ऑफ द मटेरियल हैज अग्रीड टू गिव 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ऑलरेडी 10% प्राइस पर केजी कम हो गई थी, अब इस प्राइस के ऊपर मुझे 20% और डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई माई न्यू प्राइस वॉज 4.5 पर केजी, अब इस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, या तो इसका 20% निकाल कर माइनस कर दें इसमें से, या इसका 80% निकाल लें, 20% से कम हुआ अमाउंट। तो भाई 4.5 का 80% इज 3.6, तो अब $3.6 पर केजी आपको मिला करेगा मटेरियल। अब ये वाली प्राइस जो है ये खत्म हो गई, अब ये प्राइस हमारी किसी काम की नहीं, ये न्यू प्राइस थी लेकिन इस पर 20% और डिस्काउंट मिला। तो अब ये वाली मटेरियल की पर केजी प्राइस यूज होगी, ठीक है। दिस इज द न्यू प्राइस, फाइनलाइज प्राइस। तो भाई अब पर केजी मटेरियल हमें 3.6 का मिला करेगा, ठीक है भाई। आगे, अब ये बोल रहा है मेक अल्ट्रेशंस टू मशीनरी, मेक अल्ट्रेशंस टू मशीनरी। मशीन के अंदर अल्ट्रेशंस करनी है, अल्टर करना है मशीन को, मतलब बेसिकली इसका मतलब होता है नई मशीन आपने खरीदनी है, ठीक है। अल्ट्रेशंस मतलब ऐड करनी है आपने नई मशीन, तो मेक अल्ट्रेशंस टू मशीनरी मतलब नई मशीन लो एक्स्ट्रा, और टू इंप्रूव एफिशिएंसी एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000। तो नई मशीन जो आएगी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, दैट विल बी ऑफ 24,000। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम, और इस मशीन के ऊपर 25% पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी। तो भाई कितनी डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा हमारे पास? 24,000 की नई मशीन है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती है दैट इज 25%। तो 24,000 का 25% कितना होता है, कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 24,000 का 25%, $6,000 पर एनम ना, पर एनम मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन। देखिए आपने मशीन खरीदी है, ये आपने नॉन करेंट एसेट खरीदा है, ये आपका कॉस्ट नहीं होता, ये आपके एक्सपेंस में नहीं जाता, खर्चे में नहीं जाता। लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती है ना, डेप्रिसिएशन मतलब नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कम होना, दैट इज एन कॉस्ट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो जो पर ईयर खर्चा आएगा डेप्रिसिएशन का, दैट विल बी 6,000 मशीन के ऊपर, नई मशीन के ऊपर। अच्छा, इंट्रोड्यूस अ सेल्स कमीशन ऑफ 0.5 पर यूनिट। अब पर यूनिट आपने सेल्स कमीशन भी पे करना पड़ेगा। तो आपका सेल्स कमीशन पर यूनिट, सेल्स कमीशन एक वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, ये यूनिट्स के हिसाब से लगता है। तो अब आपके पास एक और वेरिएबल कॉस्ट आ गया पर यूनिट सेल्स कमीशन, दैट विल बी $0.5 पर यूनिट, ठीक है जी। अच्छा जी, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 1.5%, कह रहा है सेलिंग प्राइस को अपनी 1.5% से कम कर दो। तो यार आपकी जो ओल्ड सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 48, अब न्यू सेलिंग प्राइस जो होगी दैट विल बी कितनी भाई? 4.8 आपकी न्यू सेलिंग प्राइस होगी। 4.8 आपकी न्यू सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और सॉरी 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 माय बैड, 48 आपकी ओल्ड सेलिंग प्राइस है। अब इसको हमने 1.5% से कम करना है, अब या तो इसका 1.5% निकाल के आप माइनस कर दो, या तो डायरेक्टली आप इसका 98.5% मतलब 1.5% से कम हुआ अमाउंट निकाल लो। तो 48 का 98.5% कितना होता है? $47.28, ठीक है, पर यूनिट। अब दिस विल बी योर न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि ये सारी चेंजेस जो करनी थी हमने कर ली, ओके। अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिक्रीज इन मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ दीज चेंजेस आर मेड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ द चेंजेस आर मेड। अगर आप ये सारे चेंजेस कर देते हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कितना डिक्रीज आएगा ये बता दो। तो आपने ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ओल्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, ठीक है। और न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, फिर आपने बता देना है कि भाई कितना डिक्रीज आ रहा है दोनों को कंपेयर करके। तो भाई पहले देखिए यहां पर मैं निकाल देता हूं ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और यहां मैं निकाल लूंगा न्यू
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है भाई, ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले आप ओल्ड निकाल लेते हो, पुरानी इंफॉर्मेशन देखो, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ वॉज 66,000। ठीक है, तो आपने ओल्ड ब्रेक इवन टोटल फिक्स कॉस्ट ले ली 66,000 एंड ओल्ड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। भाई वो कैसे आएगी ओल्ड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस 48 थी, उसमें से आपने माइनस ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट -15 एंड -19 करा, तो आपकी मेरे ख्याल से कितनी आ रही थी, 14 आ रही थी। ठीक है, ऐसा ही है। तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी थी 66,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 14। तो आपके पास ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आ रहा था भाई, 66,000 डिवाइड बाय 14। ये आपके पास आ रहा था 4714.2, मतलब राउंड ऑफ करके 4715 यूनिट्स। ये आपका ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट देखो, आपकी पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 66,000, ये तो रहेगी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब चेंजेस की वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ कितने से गई, ठीक है, 66,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है ओल्ड। अब इसने बोला था कि भाई क्या कोई फिक्स कॉस्ट ऐड ऑन हुई है आपके पास, यस एक फिक्स कॉस्ट आपके पास ऐड ऑन हुई है, दैट इज क्या, डेप्रीसिएशन। देखिए जो डेप्रीसिएशन होती है ना, ये फिक्स कॉस्ट है ना, ये यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लगती ना, ये तो टोटल कितने से वैल्यू कम हो रही है, फिक्स्ड 25% से हर साल कम होगी, तो ये इट्स अ फिक्स कॉस्ट, डेप्रीसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये पर एनम है, हम जो काम कर रहे हैं पर मंथ कर रहे हैं ना, पर मंथ इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आपकी पर एनम जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 6,000, डेप्रीसिएशन की जो बढ़ गई है पर ईयर, हमें तो पर मंथ में चाहिए, तो इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर दो, आपके पास पर मंथ जो डेप्रीसिएशन होगी वो आ जाएगी। तो बेसिकली यू विल डिवाइड 6,000 बाय 12, पर मंथ फिक्स कॉस्ट जो है दैट इज $500। तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर मंथ 500 से बढ़ जाएगी। तो अब आपकी जो न्यू फिक्स कॉस्ट होगी दैट विल बी 66,500, 66,000 ओल्ड 500 से बढ़ गई 66,500 पर मंथ फिक्स कॉस्ट। अब आपने डिवाइड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है। अब न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें, रफ में हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर सुनिएगा। न्यू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बाय न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 47.28। इसमें से न्यू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट वो चेंज हो चुका है। अब आपको बता दिया कि भाई एक यूनिट बनाने में 3.15 केजी आएगा लगेगा, और पर केजी जो खर्चा होगा दैट विल बी 3.6। तो आप पर यूनिट केजीज मल्टीप्लाई बाय पर केजी प्राइस, 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, तो आपका जो न्यू डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है दैट विल बी 11.34। 11.34 डायरेक्ट लेबर पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आया, तो वो सेम रहेगा, कितना था भाई पहले भी, वो पहले भी कितना था डायरेक्ट लेबर 19, अभी भी 19 रहेगा। ठीक है, -19 एंड माइनस एक और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 0.5 सेल्स कमीशन, वो भी आप माइनस करोगे। तो योर न्यू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी भाई, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, 47.28, सॉरी 47.28 -11.34 -19 -0.5, ये मेरे पास आ रही है 16.44 न्यू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यू विल गेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, दैट विल बी कितना भाई, 66,500। 66,500 डिवाइडेड बाय 16.44, दैट इज 4045.01। आपको पता है इसमें हमेशा राउंड अप ही होता है, तो फाइनल आंसर विल बी 4.4046। ठीक है जी, यूनिट्स। तो भाई पहले आपके ब्रेक इवन यूनिट्स वॉज 4715, अब कितना हो गया 4046। तो आपस में इसको माइनस कर दें, आपका जो डिक्रीज आया ब्रेक इवन पॉइंट में वो कितने का आया, आप डिफरेंस निकाल लें कितना डिक्रीज आया, 4715 माइनस 4046, हाउ मच इज द डिक्रीज, 4715 माइनस 4046, 669 यूनिट्स का जो है डिक्रीज बाय 669 यूनिट्स, डिक्रीज बाय 669 यूनिट्स। ठीक है भाई, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट में आया है डिक्रीज। तो भाई क्या आप लोगों को ये पार्ट 100% इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताएं एवरीवन, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, क्या आप सबको क्लियर है या नहीं, प्लीज जल्दी से बता दें भाई, क्या आप सबको क्लियर है। ओके जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आ जाएं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
या जी, अब देखें भाई, यस, अब हमारे पास आ गया है क्या, अब हमारे पास आ गया है ऑप्शंस वाला पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, सॉल्व दिस पार्ट, ऑप्शंस को भी सॉल्व करते हैं। वेरी इजी ऑप्शंस, इतने मुश्किल नहीं है। At the other factory, monthly production and sales are normally 14,000 units of a different product. अब ये दूसरी फैक्ट्री पर आ गया है। इन द अदर फैक्ट्री मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स आर नॉर्मली 14,000 ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब दूसरी फैक्ट्री, जो सेकंड फैक्ट्री, वहां पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो और उसकी जो प्रोडक्शन एंड सेल्स है पर मंथ, दैट इज 14,000 यूनिट्स। द प्रोडक्ट हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 65 पर यूनिट। उस प्रोडक्ट को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है पर यूनिट, दैट इज 65, एंड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 17 पर यूनिट। और जो कंट्रीब्यूशन है उस प्रोडक्ट की, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो कंट्रीब्यूशन आती है, दैट इज 17 पर यूनिट। द बजटेड फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट आर 128,000 पर मंथ। और इस दूसरी फैक्ट्री में जो फिक्स कॉस्ट है हमारी पर मंथ, दैट इज 128,000। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अ मेजर कस्टमर नॉर्मली परचेजेस 5,500 यूनिट्स पर मंथ। एक मेजर कस्टमर है जो नॉर्मली 5,500 यूनिट्स हमसे परचेज करता है। टोटल हम 14,000 यूनिट्स बनाकर बेचते हैं, उसमें से 5,500 यूनिट्स तो एक मेजर कस्टमर ही ले लेता है हमसे, ठीक है। However, the company has been informed that no units will be required by this customer in August 2022। अब अगस्त के मंथ में इस मेजर कस्टमर को हमसे कोई यूनिट्स नहीं चाहिए। तो देखो, सोचो ना, हम 14,000 यूनिट्स बना रहे हैं, उसमें से 5,500 यूनिट्स मेजर कस्टमर को देते थे। अब मेजर कस्टमर को हमसे 5,500 यूनिट्स चाहिए ही नहीं, तो 5,500 यूनिट्स हमारे बच जाएंगे ना। तो अब आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि भाई बचे हुए यूनिट्स के साथ क्या करें। तो देखिए, आप लोग आगे देख सकते हैं। द डायरेक्टर आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस। ये जो बचे हुए यूनिट्स हैं इनके साथ डील करने के लिए डायरेक्टर के पास दो ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन ए, व्हाट इज ऑप्शन ए सेइंग? रिड्यूस द प्रोडक्शन इन अगस्त 2022 बाय 4,000 यूनिट्स। कह रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को 4,000 यूनिट से कम कर दो। तो भाई, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई हमें तो 5,500 यूनिट्स देते थे मेजर कस्टमर को, अगर हम प्रोडक्शन 4,000 यूनिट से कम भी करते हैं तो भी सिर्फ 1,500 यूनिट्स बच जाएंगे, उनका क्या करेंगे? आगे पॉइंट पढ़े, बताया हुआ है। रन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 2,200 टू इंक्रीज डिमांड सो दैट ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड। कह रहा है एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे तो जो 1,500 यूनिट्स बच जाएंगे ना, वो एडवर्टाइजिंग की वजह से बिक जाएंगे, हमारे सोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन ए था कि भाई 4,000 यूनिट से प्रोडक्शन को कम करो, फिर भी 1,500 यूनिट्स बचेंगे, वो एडवर्टाइजिंग हम करेंगे तो उसकी वजह से बिक जाएंगे 1,500 यूनिट्स। ओके, दिस वाज ऑप्शन वन। आए जरा ऑप्शन बी रीड करते हैं। कंटिन्यू विथ नॉर्मल प्रोडक्शन इन अगस्त। कह रहा है अगस्त के अंदर नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ कंटिन्यू करो, कोई प्रोडक्शन कम नहीं करो, 14,000 यूनिट्स पूरी बनाओ। तो सर पे 5,500 यूनिट्स का क्या करेंगे बचे हुए, आगे बताया हुआ है, सुने। स्टोर 5,500 यूनिट्स इन अ वेयरहाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000। कह रहा है जो 5,500 यूनिट्स बच जाएंगे उसको वेयरहाउस में स्टोर करो, स्टोरेज कॉस्ट आएगा 6,000, ठीक है। ओके, एट द एंड ऑफ अगस्त एन ओवरसीज कस्टमर विल परचेज। एंड ऑफ अगस्त, अगस्त के एंड में एक ओवरसीज, दूसरी कंट्री से कोई कस्टमर आएगा, एंड ओवरसीज कस्टमर विल परचेज ऑल द यूनिट्स इन द वेयरहाउस। वो 5,500 यूनिट जो हमारे बचे हुए हैं उसको परचेज कर लेगा एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 70 पर यूनिट। लेकिन वो स्पेशल प्राइस पर परचेज करेगा, पर यूनिट 70 का परचेज करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1.8 यूनिट पर यूनिट विल बी इनकर्ड ऑन दीज यूनिट्स। लेकिन इन यूनिट्स जितने भी जो 5,500 यूनिट्स हैं इनके ऊपर पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, दैट विल बी 1.8 पर यूनिट, ठीक है। दिस इज ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू कह रहा है कि भाई पूरे यूनिट्स बनाओ, 5,500 यूनिट्स जो बच जाए उनको स्टोरेज कॉस्ट पे कर स्टोर करो वेयर हाउस में, 6,000 स्टोरेज कॉस्ट आएगा। फिर एंड ऑफ अगस्त में एक ओवरसीज कस्टमर आएगा और हमसे ये 5,500 यूनिट्स खरीद कर ले जाएगा। एक यूनिट वो 70 का हमसे खरीद कर जाएगा और पर यूनिट हमें हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 1.8, ठीक है भाई। दिस वाज ऑप्शन ए एंड बी। अब देखो आपके सामने है, कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर अगस्त 2022 फॉर ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए चूज करते हो तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाओगे, और फिर ऑप्शन बी चूज करते हो तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है, सर आ जाए स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन ए के हिसाब से सेल्स लेते हैं, फिर सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। नो, ऑप्शंस के टॉपिक में आपने कोशिश करनी है कि आप कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही काम कर कर प्रॉफिट निकाल लो शॉर्टर वे में। तो ऑप्शन ए का तो आप 2 सेकंड में प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपका दिमाग तेज चल रहा है। आप लोगों को पता है क्या बोलना चाहिए था? आप लोगों को बोलना चाहिए, सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन दी हुई है प्रोडक्ट की 17, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए चूज करते हैं, ऑप्शन ए दोबारा सुन ले, क्या कह रहा था ऑप्शन ए? रिड्यूस प्रोडक्शन इन अगस्त 2022 बाय 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट से प्रोडक्शन को डिक्रीज करो और एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करो जिसका खर्चा आएगा 2,200 पर मंथ, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ेगी और 1,500 बचे हुए यूनिट्स बिक जाएंगे।
ऑप्शन ए अगर आप चूज करते हो, क्या आपकी पर यूनिट सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आया? क्या आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया? नो। तो आपकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं सर हमारी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 17 थी, जो सेम है, सेम रहेगी, ऑप्शन ए चूज करते हैं। तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है ना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेते हैं 17। और हमें पता है कि अगर हम ऑप्शन ए चूज करते हैं तो हम कितने यूनिट सेल कर पाएंगे? पहले हम 14,000 बनाकर सेल कर रहे थे, अब हम 4,000 से कम कर देंगे प्रोडक्शन, अब सिर्फ हम 10,000 बनाकर सेल करेंगे। तो भाई हम 17 मल्टीप्लाइड बाय सर जो हमारी सेल्स होगी ऑप्शन ए के हिसाब से 10,000। तो सर हमारे पास जो है ना डायरेक्ट जो है ना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को ऑप्शन ए के हिसाब की यूनिट से मल्टीप्लाई करा, तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, दैट विल बी 170,000। ठीक है, ऑप्शन ए के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। अब ऑप्शन ए के हिसाब से जो फिक्स कॉस्ट होगी बस वो माइनस करो, अब इसमें से आप क्या कर दो, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट जो ऑप्शन ए के हिसाब से होगी। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सुने, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी, देखिए 128,000 पर मंथ तो लग रही थी, ये तो रहेगी ना। अब ऑप्शन ए की वजह से 2,200 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी तो एक फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लगती, टोटल एक साथ फिक्स लगती है। तो इतना फिक्स कॉस्ट पर मंथ, फिक्स कॉस्ट आपकी 20 से बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। तो अब आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट पता है कितनी होगी, 128,000 प्लस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 2,200। तो अब जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो बस आप यहां से माइनस कर दो। तो यार टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर मैं कर लूं 128,000, मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूं अपने पास, 128,000 प्लस 2,200, नाउ माई टोटल फिक्स कॉस्ट भी 130,200। तो बस से डायरेक्ट टोटल कंट्रीब्यूशन निकाली ऑप्शन ए के हिसाब से, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी ऑप्शन ए के हिसाब से, तो यू विल गेट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। देखो कितना इजी था, बस दिमाग चलाना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 170,000, मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, 170,000 माइनस 130,200, सो आई गेट माई टोटल प्रॉफिट दैट इज 39। मेरे पास तो सिंधिया इट्स कमिंग 39,800। ठीक है भाई, तो जल्दी से मुझे बताएं, ये जो मैंने फटाफट से शॉर्टर वे निकाल लगाकर जो प्रॉफिट निकाला है ऑप्शन ए के हिसाब से टोटल, क्या ये आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, एवरीवन प्लीज वेटिंग फॉर द रिप्लाई, सर जी क्या सबको क्लियर है 100%? ओके, ग्रेट, ठीक है। कशमाला आपका रिप्लाई नहीं आया, क्या आपको क्लियर है? ओके, अब नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑप्शन बी। सर अब ऑप्शन बी के हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब ट्राई करें ऑप्शन बी का भी ना, आप कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही काम करके प्रॉफिट निकाल लें, बताएं कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या लिखा है। ऑप्शन बी कह रहा था कंटिन्यू विद द नॉर्मल प्रोडक्शन इन अगस्त, 14,000 यूनिट्स ही बनाओ, पूरे बेच दोगे। देखो जो 5,500 यूनिट्स है उसको स्टोर कर लो, बाकी तो आप नॉर्मल कस्टमर को यूनिट्स बेच देना, जो 5,500 यूनिट्स बच जाएंगे जो मेजर कस्टमर को जाते थे अब नहीं जाएंगे, उसको स्टोर करो, स्टोरेज कॉस्ट आएगा 6,000। एट द एंड ऑफ अगस्त ओवरसीज कस्टमर आएगा, वो स्पेशल प्राइस पर खरीद लेगा आपसे, 70 की प्राइस पर 5,500 यूनिट्स, और उन पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आएगा, दैट विल बी 1.8। ओके, तो अब पता है क्या करो, अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जो आप नॉर्मल कस्टमर को यूनिट्स बेच रहे हो अभी, उसकी तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 17 ही होगी ना, लेकिन ये जो आप ओवरसीज कस्टमर को यूनिट्स बेचोगे 5,500, इसकी कंट्रीब्यूशन 17 नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, दूसरी सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हो, और पर यूनिट जो है ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप पता है क्या करो, आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले लो, जो नॉर्मल कस्टमर को गुड्स बेचने की आती है ना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, और जो ओवरसीज कस्टमर को बेचने की वजह से जो उस प्रोडक्ट पे जो यूनिट पर जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगी वो निकाल लो। मैं आपको बताता हूं, देखो पहले मैं लूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन, देखते जाना, समझने की कोशिश करना। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉर्मल कस्टमर्स, जो कितनी आएगी देखिए, नॉर्मल कस्टमर्स को जो कंट्रीब्यूशन आती है हमें पर यूनिट, दैट इज 17, और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल कस्टमर को जो मैं यूनिट्स बेच रहा हूँ, टोटल 14,000 थे, उसमें से 5,500 यूनिट्स निकाल दो ना, तो 14,000 माइनस 5,500 कितना होता है, 14,000 यूनिट्स माइनस 5,500 यूनिट्स,
8,500 यूनिट्स मैं नॉर्मल कस्टमर को बेचूंगा। तो भाई नॉर्मल कस्टमर से जितनी मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी वो आ गई मेरे पास, ठीक है। दैट इज वन, अच्छा सिंधी आप कह रहे हो इट इज 144,500, ओके ग्रेट। अब आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकालोगे जो आपको ओवरसीज कस्टमर से आएगी, वो कैसे निकलेगी सुनना, दिमाग चलाएं थोड़ा। अब यहां मैं लिखता हूं टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर्स। देखो आपके पास सेलिंग प्राइस है, जो ओवरसीज कस्टमर को बेचोगे आप प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट एक यूनिट, 70, माइनस सारे वेरिएबल कॉस्ट कर दो। भाई 70 सेलिंग प्राइस है, भाई प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट ये भी तो था, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 65 आता था, ये तो सेम रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है ना, दैट इज 65 पर यूनिट, वो तो चेंज नहीं हुआ। वो 65 भी माइनस करा, और माइनस अब जो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक वेरिएबल कॉस्ट आ गया वो भी माइनस कर दो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1.5 आएगा ना, सॉरी 1 पर आएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो ओवरसीज कस्टमर से होगी, तो ये आपके पास आ गई पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो किन यूनिट से, जो ओवरसीज कस्टमर को बेचोगे, 5500 यूनिट्स। तो जो ओवरसीज कस्टमर से आपको टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो भाई मैं निकालता हूं यहां पर, सुनिएगा, 70 माइनस 65 माइनस 1.8, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रही है वो 3.2 आ रही है फ्रॉम द ओवरसीज कस्टमर। उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5500 यूनिट से, जो यूनिट्स आप ओवरसीज कस्टमर को सेल करोगे। तो ये आ रही है ओवरसीज कस्टमर से टोटल कंट्रीब्यूशन हमें 17,600 आएगी। तो भाई ये नॉर्मल कस्टमर को यूनिट्स बेचने से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है और ओवरसीज कस्टमर को जो यूनिट्स बेचने से कंट्रीब्यूशन आएगी, आ गई, ऐड अप करो, यू विल गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, कितनी आ रही है भाई, 17,600 प्लस 144,500, 162,100। अब इसमें से जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी ऑप्शन टू के हिसाब से वो माइनस कर दो, ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, देखो जो नॉर्मल लग रही थी 128,000 वो तो फिक्स कॉस्ट रहेगी ना, लेकिन अब ऑप्शन बी में एक फिक्स कॉस्ट और आ रही है, वो आपकी ये है क्या, दैट इज वेयर हाउस कॉस्ट ना। तो 128 प्लस 6,000, 128 प्लस 6,000 टोटल फिक्स कॉस्ट पता है कितनी होगी, 128 प्लस 6 इज 134,000, ये आपकी 128,000 प्लस 6,000 स्टोरेज कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, 134,000 आपने माइनस करी टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया जो आप टोटल कमा सकते हो अगर आप ऑप्शन टू चूज करते हो। तो 160 टू 100, 160 टू 100 माइनस 134,000, 28,100, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका प्रॉफिट होगा अगर आप ऑप्शन टू चूज करते हो। तो भाई ऑप्शन टू से जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, एवरीवन प्लीज जल्दी बताएं, इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन, क्या सबको समझ आया है ऑप्शन टू से प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हाँ जी एवरीवन, सबके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज बताएं जल्दी से एवरीवन, गॉट इट और नॉट। ओके ग्रेट, ग्रेट। अब सर आपको पता है ऑप्शंस में वही जो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन से प्रॉफिट निकलवाएगा, फिर वही आपकी जो थ्योरी वो पूछता है ऑप्शंस के बाद, देखिए आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एडवाइस द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, डायरेक्टर को एडवाइस करें कि उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, वन और टू। जस्टिफाई और आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी डिस्कस करने हैं और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी डिस्कस करने हैं, और एडवाइस देनी है कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो देखिए इसमें बेसिकली 5 मार्क्स की एडवाइस वाली थ्योरी है ना, इसमें आपको पता है 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखिए 1 मार्क, वन मार्क विल बी फॉर द एडवाइस, एडवाइस देने का 1 मार्क आपको मिलेगा। अब आपको जो अच्छा लग रहा है ऑप्शन आप वो चूज कीजिएगा, उसकी एडवाइस दीजिएगा। अगर आप ये लिख कर आ जाते हैं ही शुड चूज ऑप्शन टू, 1 मार्क आपको मिल जाएगा, या आप लिख कर आ जाते हैं ही शुड चूज ऑप्शन वन, तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1 मार्क तो एडवाइस देने का, ऑप्शन चूज करने का। अब आपने ऑप्शन वन देखें, दो ऑप्शन जब भी होते हैं ना, तो ऑप्शन वन के आपने 2 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ऑप्शन टू के भी आपको 2 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताएं जरा छोटी सी, भाई अगर आप ऑप्शन वन चूज कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन वन चूज कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स में आप क्या देंगे, आप ऑप्शन टू, ऑप्शन वन के एडवांटेजेस देंगे ना, क्योंकि आपने वो पॉइंट ऑप्शन चूज करा है, और आपने ऑप्शन टू चूज नहीं करा तो उसके आप क्या देंगे, 2 पॉइंट्स में उसके 2 डिसएडवांटेजेस देंगे ना, क्योंकि वो पॉइंट आपने चूज नहीं करा है। तो जो ऑप्शन चूज करें उसके 2 एडवांटेजेस, जो ऑप्शन चूज नहीं करे उसके 2 डिसएडवांटेजेस, एंड 1 मार्क फॉर एडवाइस।
देखिए आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है, जिसके एडवांटेजेस आपके दिमाग में ज्यादा आ रहे हो, आप वो ऑप्शन चूज करें। तो मैं आपके साथ दोनों ऑप्शंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करता हूँ। देखो यार, ऑप्शन वन के एडवांटेज क्या होंगे पहले तो, कि आपको ऑप्शन वन में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। देखें, ऑप्शन टू में प्रॉफिट कम हो रहा है, ऑप्शन वन में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। द प्रॉफिट इज मोर इन ऑप्शन वन, ठीक है। ये फाइनेंशियल फैक्टर हो गया ना। अब कोई नॉन फाइनेंशियल भी साथ साथ आपके डिस्कस करता हूँ। तो भाई एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसमें, आपको जो है ऑप्शन वन चूज करना पड़ रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, एडवांटेज क्या हो गया, माय बैड, कि भाई इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और ऑप्शन वन के कोई एडवांटेजेस प्रॉफिट के अलावा आपके दिमाग में आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है। देखिए एक एडवांटेज ये हो सकता है कि ऑप्शन वन में आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कम से बढ़ी है। देखो फिक्स कॉस्ट बढ़ना इज नॉट गुड ना। और अगर देखो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, वो तो यूनिट्स के हिसाब से लगती है, वो पर यूनिट कवर होती है। लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो सारे यूनिट्स पर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना, ठीक है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, वो यूनिट्स के हिसाब से नहीं लगती। ये तो जितने भी यूनिट्स हो, फिक्स कॉस्ट हर यूनिट की कॉस्ट बढ़ा देगी। तो इसमें फिक्स कॉस्ट कम से बढ़ी है, ये एक एडवांटेज हो सकता है। इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में आ रहे हैं। भाई डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे, फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे, रिसोर्सेज वेस्ट हो सकती हैं इसमें। क्या हो सकती हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो सकती हैं। क्योंकि देखो भाई, आप 14,000 यूनिट बनाते थे, 4,000 से आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, आपका लेबर आवर्स बच जाएंगे ना, एक्स्ट्रा लेबर वेस्ट हो रहा होगा, मटेरियल बच जाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। और इसने बोला है भाई 1,500 यूनिट्स कैसे बिकेंगे, आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करोगे। अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो जाती है फिर, अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो जाती है, नहीं चलती, फिर तो वो यूनिट्स बच जाएंगे। सक्सेसफुल नहीं होती एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है। और इसमें आपका मार्केट शेयर भी कम हो रहा है, क्योंकि आप यूनिट्स कम सेल कर रहे हो, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। मार्केट शेयर होता है ना, कि कितना प्रोडक्ट हमारा मार्केट में लोग खरीदते हैं, वो कम हो जाएगा। तो देखो कितने सारे डिसएडवांटेजेस दिमाग में आ रहे हैं। अब ऑप्शन बी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, भाई ऑप्शन बी का एडवांटेजेस कि भाई ऑप्शन बी में हम फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। न्यू मार्केट में देखो, ओवरसीज कस्टमर आ रहा है, नई मार्केट में हमारा प्रोडक्ट एंटर हो रहा है, हो सकता है हमें फ्यूचर ऑर्डर्स मिल सकते हैं वहां से, ठीक है। और जो है इसमें फ्यूचर ऑर्डर्स हमें बाहर से मिल सकते हैं। हम फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, अभी भी हम मैक्सिमम कैपेसिटी पर अपनी काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही होंगी, न्यू मार्केट्स में हमारा प्रोडक्ट एंटर हो रहा है, मार्केट शेयर हमारा मेंटेन है, ठीक है। और लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, इसमें आपको लॉस हो रहा है, इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इसके। तो देखें, जो ऑप्शन चूज करा उसके दो एडवांटेजेस, जो ऑप्शन चूज नहीं करा उसके दो डिसएडवांटेजेस, एंड 1 मार्क फॉर एडवाइस। इस तरह आपको पूरे यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने इस एडवाइस वाली थ्योरी को आंसर करना होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं कहूंगा कि इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। आप लोग इसका एक पैराग्राफ लिखें, ठीक है। लिखकर आप लोग मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं चेक कर सकता हूँ वो पैराग्राफ, ठीक है, कि क्या पॉइंट्स आपने ठीक दिए हैं, क्या गलत दिए हैं, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो एडवाइस दें, सिंपली आप कैसे आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि भाई द डायरेक्टर शुड चूज ऑप्शन वन बिकॉज, आपने दो एडवांटेज दे दिए, एंड शुड नॉट चूज ऑप्शन टू बिकॉज, दो डिसएडवांटेज दे दिए ऑप्शन टू के, ठीक है। तो इस तरह आप सिंपली एक आंसर पैराग्राफ फॉर्म में कंस्ट्रक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। दो एडवांटेज, दो डिसएडवांटेज, 1 मार्क एडवाइस का, तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते थे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये 20-30 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है, मैंने आपको पूरा पास्ट पेपर का आज सॉल्व करवाया है। तो प्लीज एवरीवन मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को 100% ये पूरा क्वेश्चन 100% क्रिस्टल क्लियर था या नहीं था। एवरी वन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई, यस और नो। ओके आराम, 110% क्लियर। हाँ जी, एनी वन एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ना समझ आई हो, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। जल्दी से बता दें ताकि हम जो है, ओके ग्रेट। तो आज हम एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस हम एक दो दो तीन, एक दो नहीं, दो तीन ऑप्शंस के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉस्टिंग, दैट इज लास्ट टॉपिक, एफओएच शीट्स। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ख्याल रखें सब अपना, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।